हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए आप सुनिए विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता मेरी साहित्य यात्रा। इस विषय पर श्री विलास सिंह से बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओ, आपने बहुत से लोगों को कविताएं लिखते हुए, साहित्यिक कार्य करते हुए सुना होगा, लेकिन जब बात करें प्रशासनिक पदों पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी, तो आपने साहित्य सृजन के क्षेत्र में बहुत कम लोगों को देखा होगा। और आज ऐसे ही हमारे एक खास मेहमान, हमारे बरेली परिक्षेत्र के अपर आयकर आयुक्त श्री विलास सिंह जी को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। काफी लंबे समय से आप साहित्य सृजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज इनसे हम तमाम बातें करेंगे, जानेंगे इनसे साहित्य से जुड़ाव के बारे में, और जो तमाम इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, तमाम साहित्य जो सृजित किया है, उसके पीछे कौन कौन सी बातें थी, कौन कौन सी प्रेरणाएं थी, इन सब के बारे में कार्यक्रम में अपर आयुक्त साहब श्री विलास सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। आकाशवाणी बरेली के श्रोताओं से दो बातें कर सकूं, धन्यवाद। उंगलियों पे गिन जाएंगे वो लोग जो साहित्य के सृजन के क्षेत्र से जुड़े हुए हों और साथ ही प्रशासनिक पदों पर भी कार्यरत हों। आप ये दोनों कार्य, प्रशासनिक पद पर रहते हुए और एक जिम्मेदारी का पद है जिसमें बहुत ज्यादा वक्त आपको साहित्य सृजन का नहीं मिल पाता होगा, तो किस तरह से आप वक्त निकाल पाए साहित्य सृजन की ओर? मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि साहित्य सृजन का वक्त नहीं मिल पाता चूंकि आप प्रशासनिक पद पर हैं, क्योंकि दुनिया में व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति को भी 24 घंटे ही मिलते हैं एक दिन में। और हमारे विभाग की जहाँ तक बात है, तो हमारे विभाग में मैं पहला साहित्यकार नहीं हूँ। एक अच्छी परंपरा रही है, हमारे विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी रहे हैं गोविंद मिश्र जी, जो अच्छे कहानीकार रहे हैं, कमलाकांत त्रिपाठी जी, और वर्तमान में उमा शर्मा बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत से लोग हैं जो लिखते हैं, किंतु मेरी एक शिकायत भी है जी कि सामान्य तौर पर जब प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक पदों पर बैठे लोग साहित्य रचना करते हैं तो उन्हें उस गंभीरता से नहीं लिया जाता जितनी गंभीरता से एकेडमिक क्षेत्र के लोगों को लिया जाता है जी। और ये मान लिया जाता है कि उनकी कविताएं या उनका साहित्य तो इसलिए चर्चित होगा क्योंकि वो प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए हैं जी। यह भी एक कारण है कि उनका साहित्य बहुत जनता के सामने नहीं आ पाता। और मुझे भी अपनी कविताओं, अपने साहित्य को छपवाने में, उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करने में बहुत दिनों तक इस बात का संकोच रहा कि लोग यही सोचेंगे कि चूंकि आयकर विभाग में है इस कारण इनकी कविताएं छप रही हैं या उनकी चर्चा हो रही है। जानना चाहेंगे आपसे, साहित्य सृजन से आपका जुड़ाव है, कब शुरू हुआ? जी, साहित्य सृजन से तो जुड़ाव बहुत समय से है, और मुझे जहाँ तक याद है, मेरी पहली कविता मेरे कॉलेज के इलाहाबाद में यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज है, तो उसकी मैगजीन में छपी थी जी। और वो मेरे जो तत्कालीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिंदी साहित्य के, डॉक्टर राजकिशोर सिंह जी, उनको इतनी पसंद आई कि अगले वर्ष उन्होंने मुझे उस पत्रिका का स्टूडेंट एडिटर बना दिया था जी। तो वो एक उत्साहवर्धन भी उससे मिला और मुझे लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा लिखता हूँ, तो छिट-फुट में तब से लिखता था और यहाँ वहाँ कविताएं छप भी जाती थी। लेकिन मुझे कभी भी स्वयं से संतुष्टि कम रहती थी कि मैं अच्छी कविताएं लिखता हूँ, इसलिए बहुत समय तक मैं प्रकाशन के प्रति उदासीन रहा। फिर मेरे कुछ मित्रों ने जबरदस्ती करके और मुझसे कह के कविताएं ली, उनको पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराना शुरू किया। और फिर मेरे एक मित्र ठाकुर प्रसाद चौबे हैं जो परिंदे नाम से 11 साल से एक बहुत अच्छी साहित्यिक पत्रिका निकाल रहे हैं जी जी। उन्होंने जिद करके मेरा एक संग्रह भी छापा कविता के बहाने, जो 2019 में आया था। फिर 2020 में मेरा दूसरा संग्रह रोशनी के मुहाने तक आया जी। और अभी मेरी कहानियों का एक संग्रह जल्दी ही आने वाला है, सन्नाटे का शोर जी।
इसके अलावा मैंने बहुत सारा अनुवाद का काम भी किया है। कोरोना काल में चूंकि अधिकांश समय घर से बाहर नहीं निकलना होता जी और चूंकि मैं टीवी नहीं देखता, जी जी तो मेरे पास बहुत सारा समय रहता है कि उसको कैसे बिताया जाए। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि या तो कुछ पढ़ा जाए या कुछ लिखा जाए या कुछ अच्छा अगर पढ़ा है तो उसका हो सके तो हिंदी में अनुवाद किया जाए। जी तो मेरी नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवियों की कविताओं का एक संग्रह जिसका मैंने अनुवाद किया है वो भी जल्दी आने वाला है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी कहानियों के भी अनुवाद किए हैं। इसमें जापान की हारुकी मुराकामी की कहानियां हैं, इंडोनेशिया की कहानियां हैं। आपने अभी पहली कविता की अपनी बात की थी, जानना चाहेंगे वो पहली कविता क्या थी? अब मुझे वो कविता तो नहीं याद है जी लेकिन जैसे कि वो उम्र का जो पड़ाव था उस हिसाब से कोई प्रेम कविता थी। और जैसे सब उस उम्र में लिखते हैं मैंने भी लिखी थी। जी इस समय मुझे उस कविता की पंक्तियां नहीं याद है। जी अगली बार फिर कभी आया तो मैं कहीं से ढूंढ कर आपको वो कविता सुनाऊंगा। जी, कम से कम वो प्रेरणा जानना चाहेंगे आपकी जिसने आपको प्रेरित किया कि मुझे पहली कविता लिखनी है। और उसके बाद में तो आपके जो बहुत सारे मित्र और जो आपके तमाम साहित्य के क्षेत्र से जिन लोगों से आपका जुड़ाव हुआ उनके सानिध्य में आके आपने लिखना शुरू किया। लेकिन कोई व्यक्ति जब शुरुआत करता तो निश्चय कोई न कोई वो प्रेरणा होती है जो उसको प्रेरित करती कि नहीं लिखना है। अब मैं आपका इशारा समझ सकता हूँ लेकिन ऐसी कोई एक प्रेरणा नहीं थी कि जिसके कारण मैंने कविताएं लिखनी शुरू की। वस्तुतः होता ये है कि अगर आप अपने आसपास की चीजों के प्रति संवेदनशील हैं, अपने समाज के प्रति, अपनी प्रकृति के प्रति, आपके आसपास होती घटनाओं के प्रति, और वो उससे आप उद्वेलित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो आप उसको किसी न किसी रूप में, कहानी के रूप में, कविता के रूप में लिखते हैं। तो यही मेरी प्रेरणा थी और अब भी यही प्रेरणा है। किसी व्यक्ति विशेष को कोई इसके लिए या किसी घटना विशेष को इसकी प्रेरणा कहूँ तो ऐसा नहीं है। जो आपने तमाम साहित्य सृजन किया, इसमें कुछ साहित्य का जो हिस्सा है आपको बहुत अच्छा लगता होगा, चाहे वो कविताएं हों, कहानियां हों, जो आपकी सबसे मनपसंद आपकी जो रचना है उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये बहुत कठिन प्रश्न है। जैसे किसी माँ से पूछेंगे उसको उसका कौन सा बच्चा प्रिय है तो उसके लिए बताना बहुत कठिन होगा। जी, उसी तरह मैं भी ये तो नहीं कह सकता कि मेरी सभी रचनाएं अच्छी हैं, लेकिन कुछ रचनाएं लोगों को अधिक पसंद आती है तो लगता है कि शायद ये ज्यादा बेहतर बन पड़ी है। जी जी, अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक कविता लिखी थी, बेटियां। जी जी, वो मुझे बहुत पसंद है। जी, चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप उस कविता को प्रस्तुत करने का कष्ट करें। संयोग से इस समय मेरे पास है नहीं। और एक कविता मैंने अपनी नानी के लिए लिखी थी, गौरैये। जी जी, उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद है। जी, इरशाद। सुबह होते ही नानी लटका देती थी पानी से भरकर मिट्टी की हड़िया मुंडेर से, और नहीं भूलती थी डालना रोज पानी हड़िया में शालिग्राम की पूजा के पश्चात। शायद यह भी था एक हिस्सा उनकी पूजा का, और उनको था विश्वास कि प्यासे पक्षियों के रूप में आते हैं प्यासे पूर्वज, और चोंच भर पानी पी कर जाते हैं हम पर आशीष की वर्षा। हम बच्चों के लिए था यह एक अनुष्ठान कौतूहलपूर्ण, और हम रहते रोज प्रतीक्षारत इसके लिए। एक दिन नानी नहीं रही, अब शायद वे भी आती होंगी हमारी मुंडेर तक चिड़ियों के झुंड में, और चोंच भर पानी पी कर जाती होंगी हम पर आशीष की वर्षा। पुत्र पात्र को रीता न होने देना, शायद एक दिन हम भी आए तुम्हारी मुंडेर तक चिड़ियों के झुंड में। तो बहुत अच्छी रचना। किस शैली में लिखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? कविता की तो एक ही शैली है जी,
कि वह कविता होनी चाहिए। ये पहली शर्त है, यही शैली है। आप किसी तरह की लिखे, तुक की कविता लिखे, अतुकांत कविता लिखे, अगर उसमें कविता का तत्व नहीं है तो वह कोई कविता नहीं है। जी जी। मैं अतुकांत कविताएं लिखता हूँ, स्थूल रूप से यदि आपने शैली की बात की, अतुकांत कविताएं लिखता हूँ। शेष प्रगतिवाद, किसी वाद के उसमें आप उसको अगर जोड़े तो वो आपके लिए है, श्रोताओं के लिए है, समीक्षकों के लिए है। जी। मैं अपने को किसी भी प्रगतिवाद, मार्क्सवाद, बाएं या दक्षिण के किसी भी दर्शन से, वाद से जुड़ा नहीं मानता। जी। मैं मनुष्य की कविता लिखता हूँ। भावनाएं हैं हमारे, आपके जो सुख दुख है, मैं कोशिश करता हूँ वो हमारी कविताओं में आए। आपकी एक रचना है बख्तियार खिलजी की बीबियां। जी, मैंने ये कविता लिखी थी। इधर कुछ वर्षों से एक माहौल बना है जो ज्ञान के, मेधा के खिलाफ है, जिसमें बुद्धिजीवी होना एक तरह की गाली सा हो गया है। तो इसकी पृष्ठभूमि पर मैंने ये कविता लिखी थी, और यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसको आपको सुनाता हूँ। बख्तियार खिलजी की बीबियां जरूर रही होगी पढ़ी लिखी, बख्तियार खिलजी की बीबियां, और उड़ाती रही होंगी मजाक उसकी निरक्षरता का अक्सर, और क्रूर सेनापति मन ही मन पालता रहा होगा द्वेष शिक्षा और ज्ञान के विरुद्ध, और क्रूर सेनापति मन ही मन पालता रहा होगा द्वेष शिक्षा और ज्ञान के विरुद्ध। उनमें से किसी ने जरूर लिखा होगा कभी कोई प्रेम पत्र, उनमें से किसी ने जरूर लिखा होगा कभी कोई प्रेम पत्र उसके नाम, और जिसे न पढ़ पाने की झुंझलाहट ने भर दिया होगा उसे कुंठा से। या फिर किसी बीबी ने लिखी होगी प्रेम की कोई कविता जो कि अक्सर होती है तानाशाही के खिलाफ, या फिर किसी बीबी ने लिखी होगी प्रेम की कोई कविता जो कि अक्सर होती है तानाशाही के खिलाफ, और एक दिन भाग गई होगी अपने आजाद ख्याल प्रेमी के साथ, जिसका सिर बाद में लटका मिला होगा किसी अंधेरे किले की दीवार से उठ गए भाले की नोक पर, और अभागी बीवी नुचवा दी गई होगी भूखे कुत्तों से। पर उसकी लिखी तमाम कविताएं गूंजती महल के दालानों में याद दिलाती रही होंगी तानाशाह को कि वह है अनपढ़, अक्षर ज्ञान से शून्य, एक जानवर मात्र, और अज्ञान के सारे महिमा मंडन के बावजूद ज्ञान की श्रेष्ठता के आलोक में चौंधिया जाती रही होंगी। उसके तम आच्छादित मस्तिष्क की काली खोहें अज्ञानता की इसी खीज और कुंठा में एक दिन जला डाली उसने नालंदा की संचित विपुल ज्ञान राशि। मूर्ख ने सोचा होगा समाप्त हो जाता है ज्ञान आग में जलकर, और कविता मर जाती है डर कर किसी तानाशाह से। जी, बहुत खूब। थोड़ी देर पहले आपने कहा था जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो ज्ञान की बातें करता है, उस पर एक लेवल लगाने की कोशिश कर देते हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो ये विचार कहाँ से आपको आया कि मुझे एक इस तरह की रचना लिखनी है? देखिए, ये तो रोज का अनुभव है कि बुद्धिजीवी होना इस समय एक गाली की तरह, प्रगतिशीलता की बात करना, प्रतिक्रियावाद का विरोध करना, इसको एक टैबू की तरह लिया जा रहा है। कोई इसके पक्ष में बोलना नहीं चाहता। तो अब ये चीजें जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपके मन में विचार आते हैं। जी। बाकी तो अपने परिप्रेक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए, इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। वहां से कुछ न कुछ सामग्री आपको मिल ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दधीचि को केंद्र में रखकर भी मैंने इस तरह का एक कविता लिखी थी। जी, सुनना चाहेंगे आपसे। हम चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए आप वो कविता सुनाएं। तो दधीचि एक हमारे पौराणिक पात्र है, ज्यादातर श्रोता जानते ही होंगे। निश्चय। जो नहीं जानते उनको ये बताएं कि दैत्यों से युद्ध में विजयी होने के लिए देवताओं को हथियार की जरूरत थी।
तो उन्होंने इंद्र ने दधीचि से उनकी हड्डियां मांग ली जी। कि उससे वज्र बनाया जा सके। जी। तो उसी पृष्ठभूमि पर उसी को प्रतीक मान के कविता है। जी इरशाद। ऋषियों मनीषियों नहीं है तुम्हारे पास उन्हें देने को कुछ भी। ऋषियों मनीषियों नहीं है तुम्हारे पास उन्हें देने को कुछ भी, ज्ञान विवेक और सिद्धांतों के अतिरिक्त। पर इन तत्वों से बनी तुम्हारी रीढ़ जब तक है तुम्हारे पास चुभती रहती है सत्ताधीशों की आंख में। पर इन तत्वों से बनी तुम्हारी रीढ़ जब तक है तुम्हारे पास चुभती रहती है सत्ताधीशों की आंखों में। इसका लचीला न होना ही है सबसे बड़ी समस्या। इसका लचीला न होना ही है सबसे बड़ी समस्या। इसलिए जब भी खतरे में होगा उनका देवत्व, चुनौती होगी उनके आधिपत्य, उनकी सत्ता के समक्ष, वे सबसे पहले मांग लेंगे तुमसे तुम्हारी रीढ़। वे सबसे पहले मांग लेंगे तुमसे तुम्हारी रीढ़। इसी से तो बनेगा वज्र, इसी से तो बनेगा वज्र, उनकी सत्ता को निरापद निर्विरोध स्थापित करने का यंत्र। दधीच, तुमने सोचा क्या कभी कि अपनी रीढ़ के दान के बाद उनके सामने साष्टांग रेंगना भर ही रह जाएगी तुम्हारी नियत। दधीच, तुमने सोचा क्या कभी कि अपनी रीढ़ के दान के बाद उनके सामने साष्टांग रेंगना भर ही रह जाएगी तुम्हारी नियत, और तुम फिर कभी खड़े न हो पाओगे उनके समक्ष सीना तान कर। बहुत खूब। आपको प्रशासनिक क्षेत्र का बहुत लंबा अनुभव है। यहाँ तक मुझे लगता है प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करते हुए इस तरह की तमाम स्थितियां जो एक प्रशासनिक अधिकारी सामना करता है, उसी परिप्रेक्ष्य में आपने ये कविता लगता है सुन के, और मुझे हो सकता है हमारे श्रोता उनको भी ऐसा लगे इस कविता की रचना की गई है। अगर कुछ और विचार, क्योंकि एक रचनाकार उस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, पृष्ठभूमि क्या है, रचनाकार साहित्यकार हमेशा सत्ता के विरुद्ध होता है। सत्ता से के विरुद्ध का अर्थ ये नहीं कि वो उसके खिलाफ आंदोलन करता है या उसके राजनीतिक नेतार्थ होते हैं, किंतु सत्ता का एक चरित्र होता है सारी दुनिया में कि वह कितना भी जन कल्याण की बात करती हुई आए, कहीं न कहीं उसके पहियों के नीचे जनता जरूर कुचली जाती। साहित्यकार का कर्तव्य भी है और साहित्यकार करता भी यही है, अगर वह सच्चे अर्थों में साहित्यकार है, कि वह सत्ता को हमेशा यह इंगित करता रहता है कि वह कहाँ गलत कर। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यह कविता लिखी गई है। इसका किसी विभागीय या उन चीजों से वो नहीं रहा है, लेकिन वो कहा जाता है कि साहित्य स्थायी प्रतिपक्ष होता है। जी जी जी। साहित्य हमेशा सत्ता को सावधान करने का काम करता रहता है। इन्हीं भाव से इस तरह की कविताएं लिखी। जी जी। एक आपकी बहुत ही खूबसूरत कविता है, हमारे देश की जो महिलाएं हैं, औरतें मिट्टी से बनी हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमें हमारे जो श्रोता हैं उन्हें इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताएं, ताकि जो आप जब कविता का वाचन करें तो वो समझ सकें कि आखिर क्या इसके पीछे मुख्य बात थी। मेरी महिलाओं, स्त्रियों, लड़कियों से संबंधित कई सारी कविताएं हैं जी। और औरतें मिट्टी से बनी है, ये भी मेरी एक कविता। लोहे की बनी स्त्रियां, ये भी मेरी एक कविता जी। अलग अलग भावभूमि है। अगर इसे स्वीकार किया जाए तो ये कोई ज्यादती नहीं होगी कि हमारे जीवन में ज्यादातर जो कुछ कोमल है, जो अच्छा है, जो संस्कार है और जो मजबूती है, वो महिलाओं के कारण आई जी। और साथ में यह भी सही है कि इतिहास के तमाम लंबे फैलाव में औरतें हमेशा प्रताड़ित होती रही हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे शांति का समय हो। जी। उनकी स्थिति कभी बहुत अच्छी नहीं रही। तो इन्हीं सब चीजों को रेखांकित करती हुई सी ये कविता है। मिट्टी का एक गुण होता है जी। मिट्टी में पुनर्सृजन की भी क्षमता होती है। वही मिट्टी से बर्तन बन सकते हैं और वही मिट्टी घुलकर फिर किसी बीज को वृक्ष भी बना सकते। बिल्कुल। तो ये भी उसका तात्पर्य है। मिट्टी की बनी हुई औरतें, मिट्टी की बनी हुई औरतें कितनी बार टूटी होगी, बस हर बार नए सांचे में ढल जाने को, बस हर बार नए सांचे में ढल जाने को, नए रूपाकारों में
जीवन को और सुंदर बनाती। उनका यूं हर सांचे में ढल जाना ही शायद सबसे बड़ा रहस्य है वाह। इस दुनिया के रहने लायक होने का। उनका यूं हर सांचे में ढल जाना ही शायद सबसे बड़ा रहस्य है इस दुनिया के रहने लायक होने का। खेतों खलिहानों में, शहरों बाजारों में पसीना बहाती, धूप में फसल काटती, सांझ ढले किसी ऑफिस की सीढ़ियां उतरती, भागती कहीं छूट न जाए 5:15 वाली बस। उनके बैग में होती एक लिपस्टिक, एक छोटा शीशा, कुछ दवाएं और परिवार भर की चिंता जिसमें वे खुद कहीं नहीं होती। और परिवार भर की चिंता जिसमें खुद वे कहीं नहीं होती है। मिट्टी की बनी औरतों से इस्पात के बने लोगों को है बड़ी शिकायतें। वे टूट कर फिर जुड़ जो जाया करती। दिन रात साल दर साल बनाई जाती रही योजनाएं ताकि तोड़ा जा सके उनका गुस्ताख गुरूर, उनका सम्मान, उनकी हिम्मत और उनकी जिजीविषा। उन औरतों के पास न थी विश्व विजयी सेनाएं, उन औरतों के पास न थी विश्व विजयी सेनाएं, न ही दुनिया जीत लेने की महत्वाकांक्षा और चांद और मंगल पर बसने के स्वप्न। उन्होंने नहीं बनाए थे साम्राज्य, उनकी विजय गाथाएं भी नहीं थी, उनकी विजय गाथाएं भी नहीं लिखी थी दरबारी कवियों ने। वास्तव में उनका कोई दरबार ही नहीं था, वास्तव में उनका कोई दरबार ही न था। वे तो बस घर को घर और दुनिया को रहने लायक बनाने में जुटी थी। वे देवी थी, पूज्य और सम्माननीय। वे दुनिया भर की माँ भी थी, बहन भी और बेटियां भी। पर वे ही थी दुनिया की सबसे सताई हुई कौम भी। उन्हीं पर हुए थे समय के सबसे बीभत्स अत्याचार और वे ही थी शिकार बलात्कार और भ्रूण हत्याओं की। वे सारे निर्लज्ज क्षण जिनके लिए आज भी लज्जित है इतिहास। मिट्टी की वे औरतें न जाने किस मिट्टी की बनी, मिट्टी की वे औरतें न जाने किस मिट्टी की बनी है। विनाश और ध्वंस के कोलाहल के बीच भी वे बस सृजनरत है, अपनी आंखों में लिए एक सुंदर भविष्य का स्वप्न। मिट्टी से नहीं बन सकती तलवारें, मिट्टी से नहीं बन सकती तलवारें, वहां तो बस उगते हैं जीवन के नवांकुर। इसीलिए तो इस्पात से नहीं, औरतें मिट्टी से बनी। बहुत खूब। एक नितांत व्यक्तिगत प्रश्न हो सकता है, एक साहित्यकार को लेके ये कहा जाता है कि आप तो साहित्यकार के साथ साथ एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। शुरू में मैंने कहा था वक्त नहीं मिल पाता। अगर साहित्य सृजन का लिए अगर वक्त वो निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने जो स्वजन है उनको वक्त नहीं दे पा रहे, तो उन्हें निश्चय ही कोई ना कोई शिकायत उनसे रहती है। और आपकी जो फैमिली है उन्हें भी शिकायत रहती होगी कि ऑफिस के बाद घर और घर पे भी साहित्य। नहीं, मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ जी। मेरी कविताओं और कहानियों की पहली पाठक मेरी बेटी होती है। मैं उसे भेजता हूँ और वो पढ़ के अपनी प्रतिक्रियाएं देती है। प्रबुद्ध प्रतिक्रिया होती है। मेरी पत्नी मेरी कहानियां और कविताओं की अच्छी पाठक है और अच्छी प्रशंसक भी है, जिनकी प्रशंसा का अर्थ भी है, क्योंकि वो अगंभीर साहित्य को पूरे साफ शब्दों में अगंभीर साहित्य बताएगी जी। और मेरा बेटा है तो वो खुद ही अंग्रेजी में कविताएं लिखता है और उसकी कविताएं कुछ इधर उधर छपी भी है जी। तो मुझे इस तरह का कुछ नहीं रहा कि मेरे साहित्य सृजन से किसी को दिक्कत हो। और उसका मैंने आपको बताया कि मैं टीवी नहीं देखता, अखबार भी काफी कम पढ़ता हूँ, तो उससे भी समय मिल जाता है। हाँ, मैं कभी फिल्में और टीवी सीरीज देखा करता था, उस कारण जरूर दिक्कतें होती थी तो परिवार को, उसके कारण जरूर दिक्कतें होती थी। लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया है। कुछ अच्छी फिल्में कभी कभार देख लेता हूँ जी। जिस दौर में आपने साहित्य सृजन का कार्य शुरू किया तो उस समय हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई मॉडल होता है कि मैं इनसे प्रेरित हूँ, तो हम उस मॉडल के बारे में जानना चाहेंगे आपके, वो कौन आदर्श रहे हैं आपके? देखिए, मैं
साहित्य की तमाम गुटबंदियों से दूर रहा। जी जैसे मैंने महिलाओं के, स्त्रियों के लिए अभी लिखा था कि उनका कोई दरबार नहीं रहा है, तो मैं भी किसी दरबार का सदस्य नहीं रहा। जी और हिंदी साहित्य में दुर्भाग्य से बहुत सारे दरबार हैं। मैंने हर कवि की, जो किसी भी बड़े कवि की कविता उठाए तो आप ये नहीं कह सकते उसकी सारी कविताएं बहुत अच्छी। जी वो चाहे किसी भी घड़े के हो, चाहे वो कुंवर नारायण जी हो, मंगलेश डबराल जी हो, बीरेन्द्र डगवाल जी बरेली में, और शमशेर बहादुर सिंह हो, मुक्तिबोध हो, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी सारी कविताएं, केदारनाथ सिंह है या और भी जिनके नाम लेने से छूट गए, बहुत बड़े कवि हैं, तो सारी कविताएं किसी की या सारा साहित्य किसी भी लेखक का कालजयी नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता। जी ये एक पाठक के रूप में आपका वो बनता है कि आप उसमें से जो अच्छा है वो चुने, जो बहुत अच्छा है वो चुने। और इसके अलावा मैंने विश्व साहित्य में भी काफी कुछ पढ़ा है, मैंने बहुतों का अनुवाद किया है, कविताओं का भी और कहानियों का भी। जी तो सबका असर रहा है कहीं न कहीं, लेकिन मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि वो मेरा आदर्श है, मैंने उसको देख के। और कई लोगों का प्रभाव आपके ऊपर। जी जी जो हमारे नए लेखक हैं, जो अभी उभर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी लिखना शुरू किया है, क्या कहना चाहेंगे उनसे? किस तरह से वो शुरुआत करें, किन चीजों को ज्यादा फोकस में रखें? अब किन चीजों को फोकस में रखें ये तो कहना मुश्किल बात होती है, क्योंकि देखिए साहित्य किसी भी विषय पे लिखा जा सकता है जो मनुष्य के सुख दुख से, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन नए लोगों से एक शिकायत मेरी ये है कि अगंभीरता बहुत अधिक है, सबको बहुत हड़बड़ी है कि वो, और सबको ये भ्रम है कि वो बहुत उच्च कोटि का लिखते। जब ये आत्मसंतुष्टि आप में हो जाती है तो आप में सुधार की संभावना बहुत कम हो जाती है। और बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन रहा है, लोगों से संपर्क रहा है, तो मैं देखता हूँ कि पढ़ने के प्रति वो भाव नहीं है जितना लिखने का जोश है, जितना लिखने का उत्साह है। तो मेरी यही राय है कि पहले अच्छा पढ़े, लेखन में आपके धार आएगी और आप परिचित होंगे कि अच्छे लोग कैसे लिखते थे। बाकी तो समय निर्णित करता है कि आप कैसे लेखक हैं। जी, और वक्त के साथ साथ एक मैच्योरिटी भी आती है, जी, परिपक्वता भी आती है। जी चलते चलते आपकी एक कोई और रचना हो जाए। शब्द चयन मेरी एक कविता है जिसकी कुछ पंक्तियां मेरी पुस्तक के ऊपर लिखी है। जी जी, थोड़ा हिस्सा है यहाँ पे। जी जी। मैं कर सकता था इस्तेमाल प्राचीन शब्द कोशों में दफन तमाम मुर्दा शब्दों का अपनी कविता में। मैं कर सकता था इस्तेमाल प्राचीन शब्द कोशों में दफन तमाम मुर्दा शब्दों का अपनी कविता में, ताकि सारी मानसिक कलाबाजियों के बाद भी सुरक्षित रहता तुम्हारे छद्म का भद्रा लोक। ताकि सारी मानसिक कलाबाजियों के बाद भी सुरक्षित रहता तुम्हारे छद्म का भद्रा लोक। और मेरी कविता भी बनी रहती कलात्मक, पर मैंने बेहतर समझा चुनना उन सीधे साधे शब्दों को जो घुस जाए एकदम ठीक जगह ताबूत की कीलों की तरह, जो घुस जाए एकदम ठीक जगह ताबूत की कीलों की तरह, हथौड़े की चोट के साथ। इसलिए मैंने झूठ के लिए झूठ शब्द ही चुना और हत्या के लिए हत्या ही। अगर हम कविता को आपकी नजर से देखना चाहें और आपसे कहें कि एक या दो वाक्य में उसे परिभाषित करें, तो किस तरह परिभाषित करना पसंद करेंगे? ये तो बहुत कठिन बात है। आज तक एक या दो वाक्य में कविता को कोई परिभाषित नहीं कर पाया। बहरहाल मैं, एक बहुत छोटी सी मेरी कविता है, विचार, छोटी सी है, तो उसको कविता के अर्थ में भी ले। कविता भी विचार और भावनाओं का एक प्रवाह ही होती है। जी, तलवारें हक छीनती भी है और हक दिलाती भी है। तलवारें हक छीनती भी है और हक दिलाती भी है। फर्क सिर्फ इन्हें पकड़ने वाले हाथों का होता है। विचार भी शायद होते हैं तलवार की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, अभी हम बातचीत कर रहे थे हमारे बरेली परिक्षेत्र के अपर आयकर आयुक्त श्रीयुत श्री बिलास सिंह जी से। आपने तमाम बातें हमारे साथ साझा की, साथ ही जो आपने साहित्य सृजन किया है
उसका भी बहुत ही अच्छा वाचन हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए किया, और आपकी जो रचनाएं निश्चय ही हमारे श्रोताओं को पसंद आएंगी। उनका जो साहित्य से लगाव है उसको भी बढ़ाएंगी। और इसी नोट पर हम इस कार्यक्रम को विराम देना चाहेंगे। श्रीयुत श्री बिलास सिंह जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। श्रोताओं को नमस्कार।